Okay, yes, my dear students, before we go ahead with the subject, okay, let me introduce myself. Yeah, so this side Chartered Accountant Ashwini Bhanushali. So over here, this time we are going to start for the very first time this subject called SBR, which is one of the most important and the professional paper, which is compulsory. So students, before I explain you about the SBR, okay, let me just give a simple introduction about myself. Yeah. So students, I am into teaching basically since past 6 years, where I do take classes for ACCA professional papers called SBR, ATX and AFM. Beyond that, I was also taking classes for skill level papers though. And even I do take classes for CACS students. But moreover, when it comes to ACCA, हमें पता है students at SBR is one of the most important and the first paper जो कि आपको ACCA professional papers में आपको लिखना पड़ता है. अभी there will be काफी सारे students who are based out of exemptions. So आपके लिए professional paper में this becomes the first and the most crucial paper. Yes. So let's try understanding about these paper. Okay, just give me a second before I proceed. I'll be comfortable. Okay. Yes. Okay. Yeah. So yes, I think we'll be proceeding it with the SBR's paper. Students, the name SBR, Strategic Business Reporting. So when I speak up the word strategic, business and reporting. So if I break down these three words, strategic business reporting, strategic business again guys, when I speak up the word guys, strategic business reporting, students in this subject हम लोग पढ़ने वाले हैं students all about reporting. So the moment when I say reporting, now जब हम कॉमर्स फील्ड में आते हैं तो सबसे पहली चीज हम रिपोर्टिंग ही सीखते हैं. दैट इज बेसिकली आई जस्ट सिंपली से कि हम सीखते हैं गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट. फिर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड्स कॉल्ड एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड सो नॉट, राइट. अभी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम सब इंडिया में रहते हैं. आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज डू रिसाइडिंग इन इंडिया. सो हमें हमारा एक अलग खुद का एक फॉर्मेट होता है कि मुझे हमारी बैलेंस शीट्स कैसे बनानी है, पीएनएल कैसे बनाना है, करेक्ट. अब जो फाइनेंशियल्स मैं इंडिया में बनाती हूँ, डू यू फील द सेम फाइनेंशियल्स हम कोई और कंट्री में भी प्रिपेयर करते हैं? आप बोलोगे डेफिनेटली मैम, आज का जो वर्ल्ड है इट इज सो मच ग्लोबल that my financials are definitely not restricted to the boundaries of our country, right? So we need to go beyond. We need to definitely go beyond. So the paper SBR is going to be one of the most important and the compulsory paper जो कि आप P level में लिखने वाले हो. So before I go ahead कि ये syllabus में है क्या, आपको ये पेपर को कैसे टैकल करना है, before each and everything that we proceed, मैं ना आपको एक बार ACCA के सारे पेपर्स का रिव्यू दे देती हूँ. यस. सो आई नो कि मेरे काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे. हाँ, ऑब्वियसली कॉमर्स फील्ड, बट मे बी यू हैव स्टेप्ड इनटू ACCA, acquiring all the exemptions, तो शायद आपने स्किल पेपर नहीं लिखा होगा, या काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले स्किल लिखा है, स्किल पास आउट करके यू हैव केम इनटू द P लेवल पेपर, करेक्ट. सो लेट्स टेक इट ऑन अ ब्रॉडर फॉर्मेट. अज्यूम करती हूँ जैसे कि आपको एग्जेम्पशन मिला हो. ओके. सो स्टूडेंट्स इन द प्रोफेशनल पेपर आपके पास टोटल 6 पेपर्स होते हैं, जिनमें से आपको 4 पेपर लिखने पड़ेंगे, करेक्ट. इन दैट स्टूडेंट्स वी हैव 2 कंपल्सरी पेपर एंड आउट ऑफ 4 पेपर्स आपको कोई भी 2 ऑप्शनल पेपर्स चूज करने पड़ेंगे. 2 प्रोफेशनल पेपर्स कंपल्सरी है, वो है हमारा SBR एंड SBN, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप.
ये जो 2 पेपर्स है गाइस, नाउ दैट आर द कंपल्सरी पेपर्स जो आपको लिखने ही लिखने होते हैं. सो देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू 100% राइट इट. ओके, SBR and SBR. Out of the other optional papers, yes, 2 पेपर्स मोस्टली प्रैक्टिकल है, 2 पेपर्स थोड़ी बहुत थियोरी है. ओके, आई वोंट कंप्लीटली डिनाई कि वो थ्योरी नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, बट अ हायर वर्जन इफ आई से, मैं जो थ्योरी पेपर्स को कंसिडर करती हूँ आर AAA, दैट इज एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंड APM, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. थोड़े प्रैक्टिकल पेपर्स, आई विल मूव इट अहेड विथ AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ATX, एडवांस टैक्सेशन. डेफिनेटली हम अदर प्रोफेशनल पेपर्स की बात नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, विच इज कंपल्सरी पेपर. अभी अगर आप स्टूडेंट्स ने एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो एक सिचुएशन राइसी हो जाती है कि क्या मैम SBR का जो हमारा पेपर है, ठीक है, SBR का जो अपना पेपर है, उसके लिए मैंने अगर स्किल नहीं लिखा तो विल आई हैव एनी ड्रॉबैक और द सिचुएशन विल गो फाइन. स्टूडेंट्स, I would suggest that even if you have written skill paper or even if you have not written skill paper, we'll make sure कि उससे हमारे studies में कोई भी differences ना आए, because we are going to learn things from the very scratch. Definitely. Skill paper में एक FR करके पेपर होता था, financial reporting. या तो financial reporting is a baby version of ये SBR. So suppose अभी हम अगर SBR पढ़ रहे हैं एंड आपको कभी लगता है कि मैम मुझे इसका बेस और थोड़ा आई वांट टू गेट इट लाइक मोर इनटू इट, सो यू आर डेफिनेटली फ्री टू ओपन अप योर FR का भी मटेरियल, क्योंकि FR का आई विल से 80% सेम इज इन SBR. या सो नीड नॉट वरी, हम SBR को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आप सबने कभी भी FR नहीं पढ़ा हो. ओके, सो मूविंग इट अहेड विद द सिलेबस ऑफ SBR. स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. स्ट्रैटेजिकली मुझे मेरे बिजनेस को, व्हेन आई स्पीक अबाउट द वर्ड बिजनेस, नो मैटर इट इज ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, कॉमर्स, वोकेशन, आपको इसको रिपोर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने आपको एक कंपनी की नाम बोली, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री. हाउ विल यू गेट टू नो कि रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है? आपको कैसे पता चलेगा उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या है या उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे है? तो यू विल से मैम हम है ना उनके फाइनेंशियल्स चेक कर लेंगे, वी आर गोइंग टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. The first word that you said was financial statements. Agreed. So when I speak of the word financial statements, right? Financial statements में क्या क्या आता है? Obviously, financial statements खाली balance sheet और P&L compromise नहीं करता है. It will have a balance sheet, P&L account, notes to account, cash flow statement, and statement of changes in equity, changes in equity. अब ये बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट तो हम इंडिया में बोलते हैं, बट यू नो दैट इन SBR we are definitely not at all going to learn anything from the perspective of rupees or India. We are going to learn things internationally. So let's to have certain changes in the words. Now instead of balance sheet, we will be using the word FP, which is known as financial performance. Okay, financial performance, and statement of P&L account, and OCI, other comprehensive income, notes to accounts, cash flow statements, and changes in equity. अब ये सारी चीज हम इन डिटेल सीखने वाले हैं, सो डेफिनेटली नॉट एट ऑल अ थिंग टू गेट हरीड एंड ऑल. तो आराम से हम सीखेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है. वी विल डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डू इट. या अभी अगर हम कोई भी चीज को, लाइक इफ आई वांट टू रीच एनी डेस्टिनेशन, डेफिनेटली आई नीड टू नो द रोड मैप, राइट? So you will be like definitely having a couple of questions. Okay, ma'am, like which material to study, from where to study, will we be getting any material provided? If you want to practice, how to pass, what is the pricing criteria? So students, that's what we are right now going to study and discuss about the paper pattern and the syllabus pattern of the SBR. Students, if you are from skill level, students, definitely you will be having a lot of changes
when you come to professional paper. And those who are from exemptions, आपके लिए तो ये पहली बारी पेपर होगा. So a lot of things you have to write it up. So let's understand first of all the paper pattern and the syllabus that we are going to cover in SBR. So when it comes to SBR, Strategic Business Reporting, this paper is actually for 100 marks. ये आपका 100 मार्क का पेपर है जिसमें 100 के 100 मार्क्स आपको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली लिखना होगा. There will be no objective questions, there will be no MCQs. आपको 100 मार्क का पेपर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा. पेपर पेन पे लिखोगे डेफिनेटली नो गाइज. यू आर गोइंग टू राइट ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स. कंप्यूटर पे टाइप करके आपको लिखना पड़ेगा. यू विल नो दैट, आई नो दैट, यू विल नो इट. अब जो SBR का पेपर है गाइज, it is consisting of two sections, two different sections. So when I speak of the word two different sections, we have section A into it. I'll be showing you the real paper, don't worry. And section B. जो हमें सेक्शन A मिलता है स्टूडेंट्स, वो सेक्शन A में आपको सिर्फ मेनली 2 क्वेश्चंस लिखने, ओनली 2 क्वेश्चंस, या ओनली 2 क्वेश्चंस. Question number 1, question number 2. Question number 1 is for 30 marks and question number 2 is for 20 marks. Section B में भी आपके पास 2 questions होंगे. Question 1 होगा and question 2 होगा. Question 1 होगा 25 marks का and question 2 भी होंगे 25 marks के. Okay. So if you total it up, it is for 100 marks. 30, 20, 25 and 25 mark का question आपके पास मिलेंगे. ठीक है. To write the SBR's paper, बच्चा, you will be getting around 180 minutes plus 15 minutes extra आपको मिलता है. मतलब 195 minutes आपको मिलेंगे 100 मार्क का पेपर लिखने के लिए. मतलब on an average 1 मार्क स्कोर करने के लिए you will be having 1.95 minutes. That's all. ठीक है. अभी मैं इसमें इन डिटेल नहीं जा रही हूँ, आपको मैं CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगी. अभी हमें SBR के प्रेप्स कैसे करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कि आपको रेफर करना पड़ेगा फर्स्ट इज स्टूडेंट्स ACCA स्टडी हब. ACCA स्टडी हब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेफिनेटली. वी विल बी लर्निंग द मटेरियल फ्रॉम ACCA स्टडी हब. हम वहां से थियोरी पढ़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे. Second is students, I'll be taking a lot of PPTs, some questions from ACCA study hub and all. तो आपको वो practice करना पड़ेगा. After practicing all those things, अगर आपके पास और extra additional कुछ materials मिलते हैं, extra questions मिलते हैं, तो please practice the questions from there. Most importantly, and the last most important thing is, before exams, आपको एक exam kit I will be providing it, guys. Exam kit which has past paper questions around आपके पास कुछ समझो ना all the way from 2018 to 2025 तक के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस मिलेंगे. सो पास्ट पेपर ऑल द वे फ्रॉम 2018 to 2025 के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. एंड इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस आई विल गारंटी यू फॉर पासिंग 100 मार्क का पेपर. You will definitely pass. अब आप बोलोगे मैम पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए. ओ आई फॉरगॉट. स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया इज मिनिमम 50 marks, guys. It's not 36 marks, guys. Minimum 50%. Minutes, no, I'm bad. Guys, 50 marks are the passing marks, okay? Minimum 50% आपको passing चाहिए ही चाहिए. Minimum 50%. Minimum 50% you want passing marks. Yes. अगर आपने एग्जाम के अच्छे से कर लिया, आई विल गारंटी यू कि आप लोग पास हो जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से. एंड स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट इन द पास्ट लास्ट अटेम्प्ट स्कोर्ड रैंक 1 in Denmark in SBR. In the past 2 attempts, yeah, one of my students scored rank 1 globally in ATX and rank 1 in taxation all over world with 100 on 100 marks. So students, this is some basic things, okay? So you can have a rest of assurance that the situation, what I'm telling you, won't be vague. Things are true. So yeah, हम लोग अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाएगा. स्टडी हब, PPTs and questions, एग्जाम किट के पास क्वेश्चंस. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फोर्थ थिंग इज बच्चा राइटिंग द मॉक पेपर्स. मॉक पेपर आपको लिखना है. यू हैव टू राइट इट ऑन द CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म.
अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एंड फाइनली राइटिंग द फाइनल एग्जाम्स। मिनिमम आपको 3 पेपर्स लिखने होंगे, जितने भी टेस्ट मैं आपको देती हूँ एवरी वीकली, ऑल हैव टू राइट दैट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ यू ऑल कि आपने क्या मिस्टेक किया है। पर्सनली आई विल बी चेकिंग इट, सो दैट अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा कुछ लाइक यू नो थिंग्स आर गेटिंग इट पेंडिंग और सिचुएशंस कैन बी बेटर, तो we can take that also, we can carry that forward also. Yes, so yeah, this is just the base. Okay, up you will have a different question कि ma'am what is this ACCA study hub, what are those questions, what are those exam kits, what are those mock papers? Need not worry, PPTs and questions will be provided after class. ACCA study hub I'll be showing you how to log in. एग्जाम किट, पास पेपर्स भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। मॉक पेपर्स भी आपको CBA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। So students, everyone is fine with that? Yes? Okay students, now I'm just ending it up. Yeah, I would want to show you the ACCA study hub. Guys, just get me 1 minute now. Can you just get me 1 minute? Oh, just a second, guys. Okay. Okay, students, I have opened. Can you see? Let me check it. Yeah, I think yeah, it is visible now. Huh, okay, it was fine. Guys, can you please open this acca.global.com? So this is one of the practice platform which is available to us. accaglobal.com. I want everyone to open it. Whenever you are seeing this lectures, maybe on the recordings also, whatever it is, yeah, fine. You can just open accaglobal.com. The moment you open that, okay, down to that, you will be getting a source called login directly. I'll just log in directly. Okay, the moment you log in, you will be having an ID password. Guys, आपको मिला होगा जब आपने ACCA में रजिस्टर करा होगा ना, तो ये मेरे एक स्टूडेंट का ID पासवर्ड है. So I have clicked with his ID and password and just sign in. The moment you sign in, you will be actually navigated to a place with all the background जहाँ पे आपको सारे syllabus मिल जाएंगे. Okay. अब we are writing the SBR paper, but we are writing SBR INT. वो प्लीज याद रखना. अबे मैं तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ना बच्चों, तो इट इज विजिबल ऑन माई डैशबोर्ड्स, बट आपको शायद नॉट येट स्टार्टेड में दिख जाएंगे. तो आपको क्लिक करना होगा इस पे फॉर द एग्जाम्स फॉर सितंबर 2026 ऑनवर्ड्स एंड टिल जून 2027, जो कि रीसेंट है. ओके, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा. मेक श्योर इट इज SBR INT इंटरनेशनल. तो आप जब ये क्लिक करोगे, या दिस इज थिंग दैट यू हैव टू डू इट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इन द वेरी फर्स्ट क्लास. The moment you click on that, you will be navigated to, oh my god, this many syllabus, the whole chapters. Yeah. So ACCA study hub में बच्चों there are 22 chapters. We have also broke down the things into 25 chapters. मैंने इसी में से ना थोड़े topics को disclose कर करके 25 chapters का PPT वगैरह हम लोगों ने ready किया है. So students, the first chapter, say for example आप पढ़ रहे हो ethics. Okay. लेट्स टेक एथिक्स. तो द मोमेंट व्हेन आई क्लिक ऑन एथिक्स, आप क्लिक करोगे चैप्टर 1 पे, तो आपको पढ़ने मिलेगा कि ठीक है आप क्या क्या उसमें सब सीखने वाले हो. तो जस्ट हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू जस्ट प्रोसीड इट. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाएंगे, ठीक है. एंड डाउन टू दैट देयर कैन बी सर्टेन कैन यू सी सम एग्जिबिट्स, सम क्वेश्चंस, ठीक है. आपको कुछ अच्छा पढ़ने में मिलेगा. तो यू विल जस्ट बी लाइक गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द चैप्टर्स. ओके, या से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया है उन्होंने, एडवांटेजेस ऑफ दिस. सो शायद मैं इसको क्लिक करूंगी ना शो, तो आई बी गेटिंग द आंसर्स. सिमिलरली डाउन ऑल्सो हियर द मोमेंट इफ आई क्लिक ऑन शो, आई गेट द आंसर्स ऑन इट. ओके, या सो दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम शोइंग यू कि आप ऐसे पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज. सो द मोमेंट व्हेन यू आर डन विथ ऑल द चैप्टर्स, एक बार आपके सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना होगा. एंड प्रैक्टिस में द मोमेंट यू कम ना, आपको एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. तो लेट्स से ये आपका एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है.
इतना बड़ा यस 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 इट इज ट्रू, एंड उसके नीचे आपको ऐसे आंसर लिखने पड़ेंगे. सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू स्केयर यू ऑल, तो ठीक है या वो मैं आपको अभी नहीं डराना चाहती. ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हैं, आपके पास कुछ एमसीक्यूज के क्विजेस भी मिलेंगे. सो इफ यू विश टू यू कैन प्रैक्टिस सर्टेन क्विजेस ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 है, उसमें मैंने स्टार्ट करा क्विज लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेलिबरेट एक्ट. पर्पसफुली आपने क्या करा है, तो लेट्स से मैंने लिख दिया बी फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंफर्म कर दिया. इसको मैं जस्ट ऐसे ही क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी आंसर है सर डी डी डी. सो ठीक है, देखो मुझे फर्स्ट आंसर है करेक्ट. सो आई रिव्यू इट एंड आई गेट टू नो कि ठीक है इसका आंसर बी आता है. एंड अगर आपको पढ़ना होता है कहाँ से है, तो यू कैन क्लिक हियर. सो मुझे इसके बारे में रीड करना है, तो आई कैन क्लिक लर्न मोर फ्रॉम दिस टॉपिक. सो आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ डिटेल इनटू इट. जो इट इज अ गुड वे टू प्रैक्टिस. ठीक है, सो दिस इज एन ओपन सोर्स जो कि आप सबको अवेलेबल होता ही है, ACCA स्टडी हब. स्टूडेंट्स, अगर आपने ACCA स्टडी हब के अच्छे से जो भी क्वेश्चंस इन डिटेल, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग चैप्टर नंबर 6, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है. लेट्स से इनिशियल मेजरमेंट्स में नीचे देखो एक्टिविटी. सो आई क्लिक ऑन द एक्टिविटी, आई लर्न इट. ओके, वैसे अगर आप पढ़ते गए गाइस, ट्रस्ट मी थिंग्स विल बी बेस्ट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम पढ़ने ही वाले, इसके सारे क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू रिकवर लाइक एटलीस्ट 90% ऑफ एवरी क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले. इवन एग्जाम के पास पेपर्स के मिनिमम तीन पेपर्स तो हम करने ही वाले हैं क्लास में. बट बियॉन्ड दैट आई वुड वांट ऑल, मेरे एफर्ट्स विल बी डेफिनेटली देयर, बट आई वुड वांट कि आप भी वैसे ही स्टडी करो द वे वी आर लर्निंग इट. ओके, सिंपल. दिस वाज ऑल अबाउट ACCA स्टडी हब का प्लेटफॉर्म. मूविंग इट नेक्स्ट गाइस, वी हैव, अगर आप ऐसे क्लिक करोगे ना गाइस, CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड. सो आई थिंक इट इज विजिबल राइट. उसमें आप क्लिक करोगे, यू गेट पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस. जैसे मैं इसको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करती हूँ ना गाइस, आई विल बी गेटिंग हियर लॉग इन टू प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. मुझे पास्ट एग्जाम्स के सारे पेपर्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे. अभी मैं आपको बता के डराने नहीं वाली हूँ लाइक हाउ टू लॉग इन, बट you can just have an overview कि this is how the real exam, क्योंकि I know that a lot of students are directly from the exemption background, so आपको देखना होता है ना कि actually पेपर मेरा दिखता कैसा है. So it is over here. You have to click on browse available exams. हम click करेंगे on SBR, international SBR, variant is international. Exam type आपको choose करने की जरूरत नहीं है. Here you will see so many past papers are available to us. Let's say for example मैं ये पेपर को अपने लिए असाइन कर रही हूँ. The moment I assign, okay, this exam is already assigned. चलो let's do one thing. मैं ना ये एक एग्जाम असाइन करती हूँ अपने लिए. असाइन, जैसे मैंने असाइन क्लिक किया, मुझे यहाँ पे व्यू असाइनमेंट में मेरा असाइंड पेपर दिख जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मेरे लिए ये पेपर असाइन करा, तो स्टार्ट द एग्जाम. गाइज दिस इज गोइंग टू बी द रियल वे जो आपको सच में आपके एग्जाम्स में मिलेगा. ऐसे ही दिखता है एंड ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा. द पेपर इज फॉर 3 hours and 15 minutes which makes sure it is of 195 minutes जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा. I'll have to click to the next. ये आप एक बार पढ़ सकते हो the introductions and the instructions which is being given. Okay, अब मैं ये सब रीड नहीं कर रही हूँ, आपको जैसे टाइम परमिट्स you can read it. Section A will have 2 questions जैसे मैंने आपको बताया. First for 30 mark, second for 20 marks. Section 2, 2 questions, 25 mark each. चलो, ready to write the first paper. First question. Section students कुछ ऐसे दिखता है real paper. Yes, कुछ ऐसे visible होता है the real paper. So what is this? Is this a question paper? Students, this is the initial page जो आपको visible होगा कि दिस इज अ कंपनी, दिस इज कबेलो कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स आपको प्रिपेयर करने हैं. द फॉलोइंग एग्जिबिट्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब अगर मुझे पढ़ना है अबाउट एक्विजिशन ऑफ दिस कंपनी, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा. द मोमेंट आई क्लिक ऑन द एक्विजिशन, तो मुझे इसके इंटरनल डिटेल्स पता चलेंगे. ठीक है, मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ना होगा. आई हैव टू क्लिक हियर. सो मुझे पता चलेगा. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के बारे में क्लिक करना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करने पड़ेंगे. तो मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स दिख जाएगी या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दिख जाएगा. बट डोंट स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम हियर. सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. सो हियर
द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस, यूजिंग द एग्जिबिट 1, मतलब आपको जब फर्स्ट आंसर करोगे ना तो ये पढ़ के आंसर करना पड़ेगा. यूजिंग द फर्स्ट एग्जिबिट एडजस्ट द प्री पॉपुलेटेड बैलेंस शीट इन स्प्रेडशीट, आपको चेक करना पड़ेगा. सेकेंड, यूजिंग द फर्स्ट एग्जिबिट आपको कुछ और भी एडजस्ट करना पड़ेगा. यूजिंग द सेकेंड एग्जिबिट आपको ये आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स से मैं फर्स्ट आंसर कर रही हूँ, तो फर्स्ट आंसर जो होता है ना प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में करना पड़ेगा. तो कैन यू सी रिस्पॉन्सेस, जो आपको आंसर करना है वो ये वर्ड में करना होगा, या तो वर्ड में लिखने होंगे आंसर, या तो स्प्रेडशीट में. अब मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है स्प्रेडशीट में. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ओके आई हैव कॉपीड दिस, ये आंसर में मैंने कुछ तो लिखा है, ठीक है, एंड मैं उसको क्लोज कर दूंगी तो वो आंसर वहां पे सेव हो जाएगा. ओके, फिर लाइक दैट वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. फिर सेक्शन बी में भी दो क्वेश्चन है 25 मार्क के, गाइस इट सीम्स टू बी द सेम. अब मैं करूंगी एंड एग्जाम. द मोमेंट आई एंडेड द एग्जाम, यस मेरे पेपर खत्म. अब लेट्स से मुझे इसके आंसर चेक करने होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आ जाऊंगी वापस क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे मैं करूंगी मार्क एग्जाम. यस आई वांट टू मार्क द एग्जाम. द मोमेंट आई क्लिक ऑन मार्क द एग्जाम, यहाँ पे मैं जब ऐसे क्लिक करूंगी ना तो आई कैन सी द, अगर मैंने डाउनलोड्स पे गई या सैम्पल आंसर देखा, स्टूडेंट्स यू कैन सी द सैम्पल आंसर्स. अब इसको ना थोड़ा बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, तो व्हाट आई यूजुअली डू इज आई जस्ट डाउनलोड इट. द मोमेंट आई डाउनलोडेड इट आई थिंक इट इज विजिबल, तो यू गाइस कैन सी द एग्जाम के आंसर्स. So they would want you to write this way the answer. The whole situation, it goes this way. अब मुझे आपको डराना नहीं है. The moment when we are learning it, I will explain you each and everything how to write. Okay, third answer and the fourth answer. Everything is being allotted to us. अब वो कैसे करेगी, क्या करेगी, that will be learned later. I hope this is understood. So what all 2-3 things that we have learned? I'm just closing it off. So we have learned ACCS Study Hub. We have also learned how to access the practice platform. Yes, I hope things are good enough. Yes. Okay, are you able to see the PPT? Yes, I think, yeah, it was visible, right? The PPT was visible. Okay, works. Yeah, wonderful, wonderful, wonderful. So what two things we just learned right now? We have first of all covered this study hub, कैसे access करना है, PPT, एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है क्लास में, how it goes. The next exam kit questions I'll be providing you, so need not worry. I'll be providing you the PDF, so we can do the mock papers by using the CBE practice platforms we learned, and finally we have to write the exams. Okay, so this is just the basic understandings of how we are going it ahead. Okay, cool, all clear, no doubts. Okay, so this was just a basic understanding that I wanted to teach you about the paper pattern and the syllabus pattern. I hope इसमें भी आपको कोई confusion नहीं होगा. Yeah, definitely yes. We'll just take guys a 2-minute break and then we'll start. Yes, we'll just take guys a 2-minute break.
So yes, students, as we have already discussed, yeah, now there were so many chapters into it, right? So we are going to learn the very first chapter. The very first chapter that is known as ethics and accountant. Okay. Before I take into detail of what is ethics and accountant, okay, before I take into detail of ethics and accountant, I would want to discuss कि जो हम SBR में जो हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस में उसमें एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअली यस सो व्हेन आई स्पीक अप द वर्ड SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग ठीक है यू वुड हैव हर्ड या आपने अगर चेक किया होगा लाइक द सिलेबस तो आपने देखे होंगे कि हम लोग ना काफी सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं इसमें अग्रीड सो SBR में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में स्टूडेंट्स the very first thing like I am not sure I would want to know the comments that everyone are you comfortable with Hindi English or not otherwise if you want I can like communicate completely into English also so for that I would really be glad if you are just commenting on the things so मैं comment देख के भी at least पता कर सकती हूँ because there is no way of like getting to know are you understanding or not so I would really appreciate if you are like good on the comments तो मैं comments एक बार check कर सकती हूँ guys yes so comment section actually in my phone it is on so I would be really happy if you just ping me a message yes yeah okay so when we come to SBR picture India में ना we used to make a balance sheet like that way पहले के ज़माने में way back we used to make like this liabilities and assets correct काफी सारे assets हम लोग लिखते थे like non-current assets, tangible assets, intangible assets, फिर current assets, cash, bank balance, etc. Liabilities में used to write equity, फिर non-current liabilities, current liabilities, and a lot of things, right? But do you think ये financial statements या this is the way? Do you think this is the way financial positions आपको आज record करने पड़ेंगे? Students a big no. Exactly. So when we are learning SBR, बच्चा we are learning SBR international. ओके जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं द होल सिलेबस गाइस द होल सिचुएशन नीड्स टू बी डिनोटेड हम पूरा का पूरा थिंग्स ना हम सिर्फ डॉलर्स में पढ़ने वाले हैं बच्चा यस वी वांट टू लर्न थिंग्स इनटू डॉलर्स नाउ व्हेन आई स्पीक अप द वर्ड डॉलर्स मतलब मैं मेरे फाइनेंशियल्स इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहूंगी दैट गाइस नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली भी एवरीवन अंडरस्टैंड्स अब लेट्स से मैंने जब एसेट्स को रिकॉर्ड किया तो मैंने शायद कुछ और सोचा था ठीक है कि भाई ठीक है मैं ये मेरे पीपीई को ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एसेट्स को ये अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रही हूँ बट डू यू थिंक ये जो मैंने थॉट प्रोसेस करा वेदर इट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल सो टू मेक श्योर वेदर इट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल वी नीड टू नो ना कि ऑन व्हाट बेसिस इट शुड बी टेस्टेड एग्जैक्टली सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग इन विच हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो व्हेन आई स्पीक अप द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आपको पता चल गया कि इट इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ बैलेंस शीट P&L अकाउंट एंड सो ऑन राइट सो फर्स्ट व्हेन आई स्पीक द फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशंस हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे बच्चा व्हेन आई स्पीक अप द वर्ड फाइनेंशियल पोजीशंस हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चा उसमें एसेट्स में हम लिखेंगे पहले देखो बच्चा लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना वी रिकॉर्ड यूजुअली आप बोलोगे मैम यूजुअली वी विल रिकॉर्ड इक्विटी लायबिलिटी बच्चा नहीं व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग SBR में हम सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे देखो अगर हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो वी डोंट शो व्हाट आर लोन्स व्हाट आर लायबिलिटीज आर वी विल शो कि भाई ये मेरे एसेट्स है वैसे ही आप जब अपने फाइनेंशियल पोजीशंस लोगों को शो करते हो पब्लिशिंग इट they would be really appreciating if you show what all assets you have in the first place then you move towards liability so under the assets हम record करेंगे say for example NCA non current assets मतलब वो assets जो आपको पता है ना जिसकी life is expected to be more than 12 months like tangible assets we used to write PPE what is PPE बच्चा property plants and equipment. Then we will record IP. Investment property. Then maybe I'll record say for example अभी आपको शायद ये ना भी पता हो बच्चा ये ना भी पता हो ROU asset right of use of asset okay नहीं पता होगा it's okay फिर we'll be learning
इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। तो बच्चों, अगर मुझे पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग है ना, प्लांट मतलब मशीनरी एक्सेट्रा, इक्विपमेंट मतलब फर्नीचर फिक्सचर्स, तो अगर मुझे पीपीई को कुछ एक्स अमाउंट पे मेजर करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस बेसिस से पीपीई को मेजर करना है? फॉर दैट रिकग्नाइज्डली एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना के रखा हुआ है, दैट इज नोन एज IAS 16 PPE। बेस्ड ऑन IAS 16 दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड पीपीई। अगर हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए वी हैव IAS 40 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। लाइक ROU है, तो उसके लिए आई हैव IFRS 16 लीजेस। तो मुझे पता चलेगा कि हाउ टू रिकॉर्ड ROU एसेट। IAS 38 से मुझे पता चलेगा कि मुझे इंटेंजिबल्स को किस तरीके से बच्चों मुझे रिकॉर्ड करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम बेसिक एग्जाम्पल्स। अब करंट एसेट्स की बात करते हैं, उसके अंदर होगा क्या, कैश, डेटर्स, फिर शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म अगर हमने एडवांसेस दिए हुए हैं, या फिर लाइक शॉर्ट टर्म लाइक बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, तो वो मुझे कैसे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? तो डेटर्स वगैरह, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स अगर मैंने कर रखे, इन्वेस्टमेंट इन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कर रखा है लेट्स से बॉन्ड्स, फिर इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो ये सब मुझे कैसे पता चलेगा गाइस? वी हैव अ स्टैंडर्ड कॉल IFRS 9, IAS 32, IFRS 7 से मुझे पता चलेगा। ओ माय गॉड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैसे पता चलेगा गाइस? वी हैव IAS 7। यू विल से कि मैम सब कुछ IAS IAS IAS, तो IFRS क्या है? I'll teach you, I'll teach you. Then उसके नीचे फिर देन आई हैव टू रिकॉर्ड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। फिर जब हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में जाएंगे तो इक्विटी में क्या क्या आएगा? सो दैट वी विल लर्न इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देन आई विल बी हैविंग नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन आई हैव करंट लाइबिलिटीज एंड सो ऑन, पूरा जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे रिकॉर्ड करना है ना, वो भी हम एक स्टैंडर्ड में सीखेंगे कि भाई ये तरीका होता है कि आपको फाइनेंशियल्स आपके इस प्रकार से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सो व्हाट आई रियली वांटेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम SBR पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, द फर्स्ट थिंग इज SBR जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास ना काफी सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे जो होंगे काफी सारे IAS के सीरीज में, काफी सारे IFRS के सीरीज में। सो व्हेन आई से IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो पहले के जमाने में अगर आपने इंडिया से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वी यूज्ड टू हैव AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज होती है 1 2 3 4 5 6। तो उससे हमें पता चलता है कि हाउ टू रिकॉर्ड, राइट, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकग्नाइज, हाउ टू मेजर, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डिस्क्लोज द असेट्स लाइबिलिटीज। सिमिलरली हमें यहाँ पे IAS में पता चलेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि मुझे कैसे डिस्क्लोज करना है। तो पहले ना एक IASB बॉडी होती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता था जो ये स्टैंडर्ड्स बनाते थे। बट जैसे जैसे टाइम गया डेफिनेटली दे वांटेड सर्टेन चेंजेस। सो काफी सारे जो आपके IAS थे वो चेंज करने पड़े। तो उन्होंने IAS में चेंजेस नहीं करा, उन्होंने एक नया सीरीज बना दिया IFRS। सो IAS इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे पास काफी सारे IAS भी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है हमारे पास। वी हैव काफी सारे IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी है हमारे पास। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इट। सो दो स्टूडेंट्स हुआ लाइक CAs, मुझे नहीं पता हु वाला CA इन आवर क्लास, हमने ना बच्चा जो भी CA है हमने कहीं ना तो कहीं पे बच्चा इंड AS पढ़ा है, इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड AS और IFRS काफी सेम है, काफी सेम है या बिकॉज जो इंडिया में जो ICAI ने इंड AS चालू किए हैं बच्चे, वो इसी के तो रेप्लिका है, या वी हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना बच्चा, वो ग्लोबली हम पढ़ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं पढ़ रहे, वी आर लर्निंग इट फॉर इंटरनेशनल स्टफ। यस, सो
काफी सारे आईएएस है हमारे पास गाइस, काफी सारे आईएफआरएस भी है। देखो अगर आपको ये विजिबल हो रहा है तो यहाँ पे आईएफआरएस है एसएमईज के लिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में तो मैंने बता रही हूँ। अभी ये स्टैंडर्ड्स है। कैन यू सी दिस, वी हैव आईएफआरएस 18, हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमारे पास है आईएफआरएस 5, आईएफआरएस 15। उसके बाद बच्चा वी हैव इन्वेंट्रीज मतलब आईएस 2, आईएस 41, आईएस 34। उसके बाद बेसिस वी हैव आईएस 8 इन दैट। ठीक है बच्चों, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट। फिर नॉन करंट असेट्स, ओ माय गॉड, अभी मैंने आपको बताया ना पीपी, आईएस 8 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, IFRS 5, IS 38 intangibles, IS 23 borrowing costs, IS 20 government grants, IS 36 impairment, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IS 32, IFRS 9, ये देखो IFRS 7, IFRS 9, बहुत कुछ है बच्चों पढ़ने के लिए हमारे पास, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब इन डिटेल। IFRS 16 लीजेस, IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, IS 12 ये है, IS 37 देख सकते हो आप कहीं पे लिखा होगा अंदर भी, IS 37, ठीक है ये रहा IS 37 अप्लाइंग IS 37। फिर IS 10, IFRS 2, फिर बच्चों यू कैन सी फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 15 16 17, इतने सारे चैप्टर्स है, इवन थोड़ा पोर्शन 18 का, ये सारा का सारा है कंसोलिडेशन के बारे में। देन IS 7, देन सब सस्टेनेबिलिटी। मतलब स्टूडेंट्स द सिलेबस इज लिटरली वेरी 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 वास्ट। तो अगर आपने आराम से पढ़ा बच्चों तो पोर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस, so this is just some basic information which I hope on the very first day I don't want to make it इतना high, बट मुझे लगता है कि ठीक है ना, इतना भी हार्ड नहीं है, हमने जो भी पढ़ा वो थोड़ा बेसिक ही था, है ना। यस, नाउ वी कम to the first chapter of our syllabus, which is known as ethics and accountant. Ethics and accountant. Ethics and accountant. बेटा, ethics and accountant. Yes. So आपको लगता है क्या now अभी say for example you all are ACCA up in the future, ठीक है, and you are the best person who is going to prepare the financial statements. आप ही प्रिपेयर करोगे financial statements को, right? तो डेफिनेटली उसके लिए आपको IFRS आना चाहिए। हाँ, सो यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS एंड IAS, ठीक है, इंटरनेशनल। तो यू आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, तो मतलब आप है ना एज एन अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो डू यू थिंक कि आपको कुछ एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो? तब बोलोगे मैम अभी अकाउंटेंट को एथिक्स की क्या ही जरूरत है, मतलब अकाउंटेंट को तो खाली बस बनाना होता है ना कि हाँ भाई बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, पीएनएल बनाना है, सो उसमें व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ एथिक्स इनटू इट। सो बच्चों, ethics question, ethics topic that we are learning, it is there in the exam for around 12 marks, which is tested in your section A का question number 2. I am repeating it. बच्चा जो ethics का portion है, it is always and constantly tested for 12 marks in your section A का second portion. वो हमेशा आपको एज एन यू आर एन अकाउंटेंट एंड दीस आर सर्टेन एथिकल इश्यूज दैट यू हैव टू रेज। फॉर एग्जांपल अब एक बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, ठीक है, बेसिक 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 जिसमें आपको इतनी नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, एक बेसिक थिंग है। लेट्स से ये है ना एक बच्चा प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये मशीनरी है, ये मशीनरी है जिसको आपने परचेज कर रखा है, परचेज फॉर लेट्स से $5 million, 5 million मतलब 50 lakhs, ठीक है। आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? आप बोलोगे मैम ये तो कॉमन सेंस है, आपको बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एक अकाउंटेंट है, वो पता है क्या करता है, एवरी ईयर ना उसको 5 million पे रिकॉर्ड करता है, एवरी ईयर, मतलब 31 December 2026, 31 December 27, 27, 28, 29, क्या ये सही है? आप बोलोगे मैम हम अकाउंटेंट है, हमको इतना पता है दैट कि जो भी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी होती है ना वो एवरी ईयर पे बच्चा डेप्रिशिएट होती है। अग्रीड अग्रीड अग्रीड,
से फॉर एग्जाम्पल ये मशीनरी की लाइफ है 10 years, तो आपको पता है कि आपको उसको डिवाइड बाय 10 years करना है, एंड एवरी ईयर आपको 0.5 से उसको डिप्रिशिएट करना है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड पे वो 4.5 होगा, सेकेंड ईयर एंड पे वो 4 होगा, थर्ड ईयर पे 3.5 होगा, एंड सो नॉट, राइट, डिप्रिशिएटिंग एसेट होगा। तो बट एक अकाउंटेंट है, वो बोलता है नहीं, वो जिद करता है कि नहीं भाई मैं तो 5 million ही करूंगी चाहे जो हो जाए। तो आपको लगता है कि अब वो अकाउंटेंट इतना इंटेलिजेंट है कि उसको समझ आ रहा है क्या वो फाइनेंशियल्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर, और आर दे नॉट डूइंग इट ट्रू एंड फेयर। तो बच्चा वही समझने के लिए, वही सीखने के लिए, वही चीज समझने के लिए वी हैव रेलेवेंट सेक्शंस, जिसमें हम बताएंगे कि इफ ये तो क्वेश्चन में अगर लिखा है कि ये अकाउंटेंट ऐसे ऐसे शो कर रहे हैं, तो वी विल टेल दैट कि the accountant who is preparing it in this direction na, he is not doing it properly. Why he is not doing it properly? Because it is his responsibility to present true and fair view, to present true and financial, true and fair picture, right? मैं मानती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू एंड करेक्ट, वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके एस्टिमेट्स कुछ और है, मेरे कुछ और है, करेक्ट। आप शायद डिप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे करते हो, मैं शायद डब्ल्यूडीवी पे करती हूँ, कुछ भी। आपको लग रहा है कि मशीन का लाइफ 10 years है, मुझे लग रहा है 8 years, तो ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर कैन बी एस्टिमेट्स, आई डू अग्री, देयर कैन बी सर्टेन जजमेंट्स, बट एटलीस्ट थोड़े सेंसेबल तो जजमेंट्स हम यूज करें। हम डिप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। सो वी हैव टू गाइड, आंसर में भी आपको गाइड करना पड़ेगा कि व्हाट मिस्टेक्स आर हैपनिंग एंड हाउ कैन वी as an ACCA rectify the same. So this is the first thing that we will have to learn it. So can you see the first chapter here? Bacha, ethics and accountant. So this is the things that we are going to learn it in this chapter. The first thing is, bacha, when I speak up the word, I think it is visible na? I think it was clearly visible. Yes. Bacha, when I speak up the word ethics, ethics क्या होता है? You know, it is like a set of moral principles and obligations जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप ऐसे करो, नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है विच एन इंडिविजुअल पर्सन हैज टू फॉलो फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, एथिक्स, ओके, मॉरल प्रिंसिपल्स। अभी एथिक्स मतलब अभी मैंने आपको बोला कि आई विल गिव यू 50 lakh rupees और 5 million rupees, बट द थिंग इज बच्चा यू हैव टू डू अ मर्डर और यू हैव टू डू अ क्राइम। तो हमें सबको पता है बच्चा दैट क्राइम जो करना होता है गाइस, दैट इज एक्चुअली नॉट अ मॉरल एंड सोशल थिंग, राइट? इट क्राइम अगर आपने कुछ करा है, ठीक है, सो इट इज नॉट एथिकल। व्हाई? बिकॉज द थिंग्स विच यू आर डूइंग इट मॉरली एंड सोशली, दैट नीड्स टू बी एथिकल। सो एज एन अकाउंटेंट भी अगर आप अपना कुछ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, we need to be sure, yeah, we need to be sure that we are not involving in any kind of, you know, manipulation, misrepresentation, fraudulent stuff, or, you know, being very much negligent, or, you know, compromising on our confidentiality or compromising on our competency. ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा। So accountant also in the business, yeah, he has to have an ethical attitude to work professionally, ठीक है? He has to maintain, he has to address all the code of ethics. अगर आप अपने कंडक्ट्स को सही से नहीं करते हो, तो definitely, you know, your degree will be at a stake. So that is really very bad, okay? So a company has responsibilities towards many stakeholders. So what do you mean by that, guys? So when I speak about the word stakeholders, ठीक है? Yeah. So what are we going to cover today? Yeah. What are we going to cover in this lecture today? Students, we are going to cover first, what do we mean by ethics and what are the stakeholders' responsibility? So we have just learned the meaning of ethics, right? Something which we have to do on day-to-day practice, which is morally plus on a social basis, socially, which is ethical. So as an ACCA, बच्चा, as an ACCA, हमारी को भी as an ACCA जब आप बन जाओगे बच्चा, आपके ऊपर भी काफी सारे कोड ऑफ एथिक्स लगेंगे, कोड ऑफ एथिक्स। तो वो आपको बच्चा फॉलो करने ही पड़ेंगे, कोड ऑफ एथिक्स। अगर आप नहीं करते हो फॉलो, तो एज एन एसीसीए प्रोफेशनल बॉडी आपके पर काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बच्चा, एथिक्स, इट्स लाइक, यू नो, अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट शेप्स द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। सो एज एन अकाउंटेंट आपको पता है कि आप जो फाइनेंशियल्स बना रहे हो, वो खाली आप नहीं देखते हो, खाली कंपनी नहीं देखती है गाइस। It is actually available to a public at a large. It's not just for the employer. ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाइनेंशियल्स है वो रिलायंस वालों ने बना लिए, बस अंदर अंदर देख लिए। नो गाइज, वाई?
बच्चा इफ लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री इज मेकिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये पब्लिश होंगे, राइट? सो ये काफी सारे लोग, लेंडर्स देखेंगे, शेयर होल्डर्स देखेंगे, कस्टमर्स देखेंगे, गाइस, गवर्नमेंट देखेगी, सोसाइटी भी देखेंगी, और वो जब देखेंगे तो वो उसके ऊपर बच्चा रिलाई करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, और रिलाई करेंगे और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिलाई करके अपना हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड फाइनली अगर आपके फाइनेंशियल्स कुछ रॉन्ग है, ठीक है, तो इन लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा। सो एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू पे दें, ताकि जो हमारे ये सारे पीपल है उनको हम बोलते हैं गाइस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब जिनका कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, their rights, their interests have been protected. So who all are the stakeholders? First guys, why I would say कि shareholders are the stakeholders, but because shareholders will see कि बाबा this is the situation which is happening in the company, मुझे लगता है कि this company is good in giving the returns, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स काफी इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली उनको अपने पैसे के रिटर्न से मतलब है गाइस, दे विल बी एक्चुअली सीइंग व्हाट इज द ऑनेस्ट प्रॉफिट रिपोर्टिंग इन द कंपनी। इवन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, अभी अगर कंपनी का नाम अच्छा है तो काफी सारे सप्लायर्स भी रेडी होंगे कि ठीक है हम वो कंपनी को रॉ मटेरियल्स या माल है ना जो भी, वो हम उनको क्रेडिट पे दे सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड द टाइम एंड ऑल, राइट? इवन द कस्टमर्स, इफ द कंपनी इज नेम फेम इज गुड, the customers will rely on the company, and they would love to purchase the goods, right? Yeah. So fair dealing and maintaining the ethical standards is important. बच्चा टाटा कंपनी का नाम है तो यू नो द पीपल विल बी हैप्पी, व्हाई द एम्प्लॉइज विल बी ओके, वाओ आई गॉट द जॉब इन टाटा, व्हाई बिकॉज यू नो कि शायद आपको जो वेजेस है वो फेयर मिलेंगे, along with that the working conditions आपको better होगी, you know, the employees will be safe, feeling happy अगर the financials are perfect. गाइस इवन गवर्नमेंट, व्हाई बिकॉज अगर फाइनेंशियल सही है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को भी जो टैक्सेस होते हैं वो उन्हीं कंपनी से मिलते हैं। इफ द कंपनी इज डूइंग अ फ्रॉडुलेंट प्रॉफिट्स, या वो जानबूझ के एक्सपेंसेस ज्यादा बताते हैं सो दैट डोंट हैव टू पे टैक्सेस, तो ये भी गलत है, राइट? सो इवन द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड फॉर द फुल्ली एंड टाइमली टैक्स कंप्लायंसेस। इवन द लेंडर्स, अब जब मैं लेंडर्स की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस कंपनी वांट्स टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, बैंक देखेंगे कि हाँ द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग एंड ऑल फॉर द रिलायंस इंडस्ट्री इज ग्रेट इनफ, सो ठीक है चलो उनको दे दो लोन। सो बच्चा अगर वही चीज रॉन्गली अपने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए, so it will be at a risk, right? So accurate financial position to assess and to check will be taken care. And lastly, public and environment, yeah, definitely minimizing the harm, okay, and taking account for the damages is very really very important for them to go and check it. Yes, so this is what it is. Students, I'll just give you a minute, can you please read this? Yes, but I would want you to read. Yeah, please read it. Students, अगर मैं आपको ना सच में जब टाइम देती हूँ ना पढ़ने के लिए, make sure you just give your 2 minutes and read it. Students, this is how we learn. If you all are learning this way, perfect, everything will be perfect. Please read it. I'll be quiet for a minute. Think that much to do. Please read it, Pitcha.
Yeah. All done? Can we proceed in? Yes. Before I take the 5 fundamental principles, guys, here. Now, students, accountant as an individual. So here, sometimes an individual person as an accountant will be having a dilemma, like whether should I present this, should I disclose it or not. Now, just imagine if I am an accountant and I got to know that if I don't show this much as an income, तो मुझे शायद कुछ percentage of profit मिल रहा है. या कभी कभी पता है काफी सारे ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेट्स टेक द ब्राइब. सबको लगता है कि ब्राइब लेना या कभी कभी किसी सीनियर के प्रेशर में आके काम करना एज एन अकाउंटेंट, क्या वो सही होगा? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने अभी अभी जॉब स्टार्ट करा है, ठीक है. एंड द मोमेंट मैंने स्टार्टेड द जॉब, तो मेरे जो सीनियर है उन्होंने बोला कि अभी आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट नहीं है. तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई अश्विनी, आपको ऐसे ऐसे ही फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको इतने ही परसेंटेज प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, उसके लिए चाहे तो आप फेक एक्सपेंसेस दिखाओ. स्टूडेंट्स, सबको लगता है जस्ट टू सिक्योर माई पोजिशन या एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, क्या मैं मेरे सीनियर की बातों में आ जाऊं, क्या मैं मेरे सच में फाइनेंशियल्स गलत प्रेजेंट करूं? सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ डायलेमा, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है दैट वी आर नॉट श्योर इनफ दैट शुड बी गो अहेड और नॉट. सो वो सिचुएशन में गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एसीसीए that we should not be driven away. हमने SBR पढ़ा है, we know that the financials needs to be true and fair. तो it's our responsibilities not to compromise on our competency, not to compromise on these kind of an undue influences. ठीक है? So यहाँ पे these are certain dilemmas. Yeah, there are certain kind of a people, the whistleblowers. Yeah, they may feel that, oh my God, अगर मैंने ये चीज की कंप्लेंट कर दी टॉप मैनेजमेंट पे, तो शायद आई माइट लूज माई जॉब्स. या सो स्टूडेंट्स, इवन दैट टाइम these people do any kind of an unethical practices. तो वो गलत है बच्चा. सो इट इज एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू बी एथिकल, बट समटाइम्स अगर मुझे पता चलता है कि मेरे कलीग ने अगर कुछ गलत किया है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू लेट द टॉप मैनेजमेंट नो अबाउट इट. So that is the whistle blowing which usually the companies does. So वहाँ पे many organizations have this. बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कॉन्फिडेंशियलिटी को ही ब्रीच कर दो. नहीं बच्चा, कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, बट ऐसा भी कॉन्फिडेंशियलिटी मत मेंटेन करो कि वो गलत हो. सो दैट्स फाइन. Business and social responsibility. So students, the role of the business is not just to increase the wealth of the owners or shareholders. No guys, अभी अगर आप आज के डेट पे देखो ना, तो काफी सारी ऐसी कंपनी होती है जो खाली फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पे, फाइनेंशियल रेशियोज पे रिलाई नहीं करती है. काफी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो व्हेन आई से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मींस कि काफी सारी कंपनी है जो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, बट वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है. सो दैट इज नॉट गुड, राइट? दैट इज नॉट गुड. सो समटाइम्स मोर देन ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते. अगर आपको पता चला कि कंपनी एक है जो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बट अरे यार उसके सामने वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, तो क्या हो जाएगा इन फ्यूचर गाइस? इट माइट लीड टू लेबर टर्नओवर. काफी सारे लेबर्स छोड़ के जाते रहेंगे, तो ये भी एक लॉन्ग रन पे सिचुएशन इज नॉट गुड, राइट? समटाइम्स प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं पता है? थोड़े मटेरियल्स ऑफ लो क्वालिटी ले लेते हैं. तो क्या ये सही है इन लॉन्ग रन? बच्चा, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, एंड इफ द क्वालिटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन वो लोग नहीं कर पाएंगे. छोटे टाइम के लिए, some time they will be having profit, but in long run they will turn up into losses because a lot of customers will definitely be detached from those kind of companies. So here some might argue that profit maximization is the ultimate situation, and some might not agree with it. So doing what is most ethical is the most important thing. कभी कभी क्या होता है पता है कि हम इतना एथिकल करने लगते हैं कि भाई वो आपके बेनिफिट से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो भी आपको नहीं देखना, मतलब वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा that the benefits are not exceeding the costs. Yeah. Or the cost is not exceeding the benefits. Yeah, vice versa. So paying the employees a minimum stuff is also highly required. तो यहाँ पे कुछ एथिक्स के सिचुएशन दिए. इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट लाइक वंस. एक बेसिक एग्जांपल है कि अभी जो कंपनी है वो क्या करती है,
कुछ टोबैको वगैरह मैन्युफैक्चर करती है एंड ब्ला ब्ला, यू कैन जस्ट हैव अ प्लेन रीड, इट्स ओके, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब द मोस्ट important situation that we are going to learn is complying with the accounting standards. So before I take these 5 fundamental principles and the threads, okay, so we are going to learn over here basically the ethical principles, then certain codes and all. Yeah. So just give me a minute. So the first thing that we have learned it over here was what do you mean by ethics and the shareholders duty. First and the foremost thing जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि 100% आपको एग्जाम में यू हैव टू राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस. बट व्हाट इज दिस 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? So now my dear students, just imagine you are an ACCA, okay, you are an ACCA. तो अभी ना आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि आपको फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं और कुछ ऐसा ऐसा भी बोला हुआ है उन्होंने दैट द प्रिपेयरर्स हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स. सो एज एन ACCA, व्हाट आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज? व्हाट आर योर फंडामेंटल 5 ड्यूटीज जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना? सो गाइज, व्हाट आर योर ACCA कोड ऑफ एथिक्स? Code of ethics. So guys, आपके code of ethics है that you have to maintain PICOP. PICOP, PICOP. You have to maintain PICOP. Guys, you all have to maintain PICOP. What is PICOP? First is, guys, you have to maintain professional. P means professional behavior. Okay, professional behavior. Second is, बच्चा, I means integrity. C means confidentiality. O means objectivity, and last P means professional diligence or due care and diligence. And ठीक है ना, what do you mean by that? So बच्चा, ये है ना 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि हर ACCA को फॉलो करना पड़ेगा. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर. गाइस अगेन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. बच्चा, आपको ये 5 पॉइंट्स एग्जाम में कुछ ना तो कुछ वे में, मैं खाली एक बार चेक करी हूँ कि वेदर इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट. या सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, सो एज एन ACCA पहला क्वेश्चन आएगा गाइज, जो आप फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है, क्या आप उसके अंदर इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? नहीं. ऑब्जेक्टिविटी को नहीं, प्रोफेशनल कंपिटेंसी को नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं, एंड ड्यू केयर को भी नहीं. मतलब ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये क्या है? सो स्टूडेंट्स, कैन यू सी हियर, आपको ना मैं सिंपल एक मॉडल है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एथिक्स के हिसाब से एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें बोला है देयर आर कोड ऑफ एथिक्स जो कि हर एक ACCA को फॉलो करना पड़ता है. सो व्हाट आर द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स? सो बच्चा, द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस एंड केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. मतलब ये ना मैं आपको यहाँ पे 5 चीज प्रिंसिपल्स बताऊंगी. बट बिफोर आई टेक दिस फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल्स, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द कंसेप्ट इज. देखो, से फॉर एग्जाम्पल बच्चा, यहाँ पे मैं जब भी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो पहली चीज एक एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे पता चला जो लेट्स से प्रोविजंस मेरे को बनाने थे ना, प्रोविजंस ऑफ बेड डेट्स, प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स फॉर एग्जाम्पल बच्चा, प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स मुझे लग रहा है कि जो पैसा नहीं देने वाले वो होंगे 5 lakhs मीन्स $500,000 के पीपल, मतलब अमाउंट होगा. let's not take even 500,000, let's take only 50,000. $50,000 का मुझे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना था इन रियल. मतलब मेरी एंट्री आती बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, मतलब मेरे को एक्सपेंस बुक करने थे 50,000 के. बट मेरी कंपनी ने ऐसा बोला कि अगर आपके प्रॉफिट्स कम होंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ बोनस भी कम मिलेगा. मतलब मेरे माइंड में ऐसा है कि मुझे कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है कैसे भी करके. इसका मतलब मुझे मेरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है कैसे भी करके. तो एज एन ACCA मैं ये प्रोविजन को खाली $5,000 बुक करती हूँ. सो डू यू थिंक आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग? नो बच्चा, दे आर डूइंग इट रॉन्ग. तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ पता है, मैं मेरे
मेरे जो फाइनेंशियल्स है, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग इट ऑनेस्टली, तो मैं उसे ऑनेस्टली नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं एक ट्रू पिक्चर को नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मतलब मैं एज एन ACCA मैं अपनी इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? बच्चा, इंटीग्रिटी मीन्स यू नीड टू बी ऑनेस्ट। सो ऑनेस्टी इन एवरी प्रोफेशनल डीलिंग्स, नेवर चीट, नेवर मेक मिसस्टेटमेंट्स, नेवर मैनिपुलेट। इवन अंडर मैनेजमेंट प्रेशर आओ, मैनेजमेंट ने प्रेशर करा तो भी मत करो। नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी। कैन यू सी? एज एन इंटीग्रिटी बच्चा, you need to be straightforward and honest in all your professional dealings. You need to be straightforward and honest. आप जानबूझ के गलत सलत इंफॉर्मेशन मत लिखो। इवन इफ आपके ऊपर किसी ने प्रेशर करा है, स्टिल भी मत करना गाइस। दैट इज नोन एज एन इंटीग्रिटी। यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल डीलिंग्स। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलत किया, मतलब मैंने क्या करा, इंटीग्रिटी के संग कॉम्प्रोमाइज किया, सो दैट इज रॉन्ग। करेक्ट? ठीक है। सेकेंड इज बच्चा ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? अब लेट्स से आई एम एन अकाउंटेंट, किस कंपनी में पता है? इन माई रिलेटिव्स कंपनी, इन माई रिलेटिव्स कंपनी। मेरे रिलेटिव की कोई कंपनी है, उसमें मैंने जॉब करा है। तो मेरे रिलेटिव्स के साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन है, इतने अच्छे रिलेशन है, इतने अच्छे रिलेशन है कि उनके रिलेशन के प्रेशर में आके, उनके रिलेशन के प्रेशर में आके, या उनकी मैं इतने इन्फ्लुएंस में आ जाती हूँ, इतने इन्फ्लुएंस में आ जाती हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैं बायस तरीके से रिपोर्ट कर रही हूँ, मतलब उनके फेवर में कर रही हूँ। जैसे कि ऑडिटर्स करते हैं ना, कभी कभी इतने ज्यादा रिलेशन हो जाते हैं उनके कि इवन इफ दे वांट टू गिव सम डिफरेंट रिपोर्ट, उनके प्रेशर में आके हम ना उनके लिए अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स दे देते हैं। सो बच्चा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग अ फेयर व्यू, आई शुड नॉट बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स किसी भी तरीके से। सो अगर मैं कभी एज एन अकाउंटेंट, इफ आई एम रिपोर्टिंग इट, एंड अगर मैं उनके फेवर में कुछ रिपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं उनके बायस हो गई हूँ उनके लिए, इफ आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड ऑन देम, बट देन आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई ऑब्जेक्टिविटी विच इज ट्रूली बैड। सो हियर कीप पर्सनल बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मीन्स आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब मेरे और आपके बीच में कुछ मीन्स मतभेद हो रहे हैं, या हम बायस है, या हम इन्फ्लुएंस में आ गए, तो वो सब भाई जब फाइनेंशियल्स रख रहे हो उसको प्लीज साइड में रखो। मीन्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट विदाउट बीइंग बायस, without getting under any undue influences or any on the reliance of any kind of a person or technology or organizations, right? So I need to be free from all such biasness, yeah, when I am reporting it. Okay. Third is professional competency and due care. When I say professional competency and due care, so students, let's say for example, अब मैं ना रिपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है गाइज, ना जस्ट इमेजिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे फाइनेंशियल पोजीशंस प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब मुझे आता ही नहीं है गाइज, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एसेट्स रिकॉर्ड करना है और मुझे ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ईयर एंड पे रिकॉर्ड करना है, बट मुझे IAS 16 आता ही नहीं है। वेरी गुड। मुझे इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है किस तरीके से, बट बच्चा मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल IFRS 9 आता ही नहीं है। गाइस, अगर मैं कंपीटेंट ही नहीं हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मैं क्या रिपोर्ट करूँ, राइट? आई शुड हैव एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, कुछ आना तो चाहिए। मतलब इफ आई वांट टू रिपोर्ट इट, एटलीस्ट आई शुड बी दैट मच इंटेलिजेंट। आई शुड टेक ड्यू केयर व्हेन आई एम रिपोर्टिंग इट। आई कैन नॉट बी लाइक नेग्लिजेंट। ठीक है, ठीक है, लिख दिया हमने, आपने दे दिया, मैंने लिख दिया, दैट वोंट वर्क, राइट? सो हियर stay technically current. Okay, outdated knowledge and all will not be fine. That means attend and maintain professional knowledge and skill आपको होने चाहिए. You need to be professionally competent. You have to act diligently and you have to understand. आपको सारे professional standards, technical standards आने चाहिए. अब मैं ना क्या कर रही हूँ, पता है, सिस्टम ऑडिट कर रही हूँ। सिस्टम तो मेरे को आती ही नहीं है, ऑडिट क्या करूंगी गाइस? सो आई नीड टू नो ना, दैट आई नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इट। आता नहीं है, क्या करोगे गाइस? सो बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, यू नीड टू नो, यू हैव टू एक्चुअली लर्न हाउ टू डू द थिंग्स। उसके बाद ही आप फर्दर आगे जा सकते हो, राइट? यस। अब नेक्स्ट इज गाइस कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी व्हेन आई से कॉन्फिडेंशियलिटी, बच्चा आपको एक और चीज पता होगा गाइस। सो व्हेन आई स्पीक अप द वर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, अब मैं मेरे कंपनी की इंफॉर्मेशन सबको लीक कर रही हूँ, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। डू यू थिंक इट्स गुड? Say for example, I am a chartered accountant, I am having hundreds of clients, I am filing their income tax return, for example, ठीक है।
मैं एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे रही हूँ, दूसरे के तीसरे को, इज इट गुड? बच्चा वेरी बैड, राइट, वेरी बैड. सो कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है. अब लेट्स से लॉ ने, कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्मेशन मांगा है मेरी क्लाइंट का, सब शायद उनके ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहा होगा, तो मैं बोलूँगी नो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन बिकॉज, अगर लॉ ने मांगा है देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम, ठीक है. बट ऑन अ नॉर्मल जनरल केसेस गाइस, ऑन अ जनरल केसेस I am not supposed to leak out the information, but where required, with the client's permission, I can tell and I can disclose. But normally, as an ACCA, I need to maintain the degree of confidentiality of the information of the company on which I am like being an accountant for. So protect the client and employer's data. Never exploit it only for your personal gains. Don't do that. Yeah. Lastly, professional behavior, very important. Yeah. As an ACCA, if there are certain particular rules and regulations, I need to maintain it. Means I cannot just for my personal benefits, I cannot disrepute my credit of the profession. Like, you know, I am a chartered accountant, so I do have a degree which ICAI has given to me. अब मैं कोई मॉरली खराब काम कर रही हूँ, बाय द एंड क्या होगा पता है, मेरी जो डिग्री है आई नीड टू सरेंडर इट. मीन्स इट विल कीप, यू नो, ऐसे बोलते हैं ना, दब्बा लग जाता है. मीन्स इट इज अ बैड थिंग फॉर माई प्रोफेशन. सो गाइज, हियर ऑल्सो कैन यू सी, I need to comply with all the rules and regulations. I need to maintain my professional responsibilities. And I should not do anything which gives discredit to my profession. Guys. Please read it. Please read it. अभी आपके एग्जाम्स में there will be a question on the real case scenario basis. You have to think, okay, have you followed all these 5 fundamental principles, that is PICOP? PICOP. If you have followed, well and good. If you have not followed, you will have to write कि ये चीज आपने नहीं की है. So students, if you want to know the exact words, if you write it in the exams, ACCA study आपके ये exact words you all can copy and write it. So this is one of the most important thing. I would want you all to read it. So take 2 minutes and read it. Yeah, take 2 minutes and read it. Take 2 minutes and read it, guys. Okay. Now, if you want, just read it from here also. So pick up, okay? I think we have done this 5 fundamental principles, which is really very important for you to write in the exams. Integrity, objectivity, professional competency, due care, confidentiality, and professional behavior. Okay. Now here, it's written कि integrity and objectivity कैसे pressure में आ सकता है and so on. Okay. So before I take this integrity and how there are threats and all, okay, let's just read it. कभी कभी क्या होता है, आप 3 चीज देख रहे हो, परफॉर्मेंस बोनस, सिक्योरिंग बैंक फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंज. अब ये क्या है गाइस, ये रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स ऐसे होते हैं सच में, जहाँ पे accountants are, you know, just compromising on their integrity and objectivity. For example, परफॉर्मेंस बोनस. अभी कंपनी ने बोला है कि अगर आपके प्रॉफिट्स इतने इतने परसेंटेज से इंक्रीज होते हैं, यू गेट 20% बोनस. सो यू नो द माइंड इज जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन कि जैसे भी तैसे करके आई वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, आई वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, आई वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. सो you might wrongly compute depreciation. Life is 5 years, you might depreciate over 10 years. So आपका amount कम हो जाएगा. So you know, you will lead to things which are wrong. So first, as an accountant, यहाँ पे लिखा हुआ है performance bonus, an accountant might inflate the current year की profit to earn more bonus. तो क्या हो जाएगा, एक बंदे का ना डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है उसमें, तो वो गलत हो जाएगा. सो इम्पैक्ट क्या होगा, बोनस बढ़ जाएगा, आई अग्री. प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है मतलब ईपीएस गलत हो जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर. लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी के प्रॉफिट सुपर है, तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स विल मिसलीड, शेयर होल्डर्स विल थिंक द सिचुएशन इज बेस्ट, तो वो और पैसा डालते रहेंगे.
overall position worst. Second, securing bank finance. लोन चाहिए, अच्छा प्रॉफिट्स बताओ, मस्त मस्त करो गाइस, गलत चलत ओवरस्टेट करो एसेट्स, आपके पास भाई ये है गाड़ी घोड़ा बंगला, गाइस एट अ पॉइंट यू नो दैट द थिंग्स शुड बी फायर enough. Overstating assets unnecessarily just to show, okay, oh my god, I am well equipped and I am like in the position to repay your loans, is that's bad, right? So securing finance, so it's written a company may exaggerate assets values to satisfy the lenders, मतलब आपको lenders को खुश करना है, बताना है अच्छा अच्छा, तो you all are just overstating assets, even that will make situations worst. Third, मैं मेरी कंपनी को लिस्ट करना है, मुझे IPOs रिलीज करना है. For that, what are we doing, guys? We are just preparing certain kind of overstating the profit so that my financials look beautiful. People put the money into it, and you know a lot of post-listing troubles then comes. So, guys, these are certain real life scenarios where integrity and objectivity are under pressure, and the challenges are being faced by the companies. Please read it once. I think that's fine. All good? Yeah. Then I'm not going into the professional stuff. So yeah, there are certain integrities and basis of measures which you guys can see it. Okay. So there can be the ways how the companies can, you know, manipulate things and so on. Okay. I think that's fine. Just read it once. This usually happens. This usually happens. Okay. Moving in next. One of the most important thing is 5 threats to ethical compliances. Means the people want to really, the employees, the accountant, उनको सच में ethics follow करना है, but ऐसी situations आ जाती है that there are threats कि शायद इस वजह से वो लोग follow नहीं कर पा रहे. So what are those 5 fundamental threats or ethical threats which leads to a person not following the ethics? Guys, guys, सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट है, खुद का ही इंटरेस्ट है उनको, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, देन वी हैव इंटिमिडेशन थ्रेट. Guys, advocacy threat, intimidation threat, and familiarity threat. So these are some 5 threats. ये ऐसे threats है जिसके वजह से students, there can be situations that the people might not be in the position to give true and fair view. You can see here self-interest threat, review threat, advocacy, familiarity, and intimidation threats. So these are the 5 threats which can hinder a position that the people might not be in the position to give, you know, a correct view. So what is self-interest threat? Bacha, the first threat which I want to see. Can you see here, guys? Threats. Fundamental principles ke baad, guys, there are threats. So you can see here, these are the 5 threats. Can you see? Self-interest threat, self-review threat, advocacy threat, familiarity threat, and intimidation threat. So guys, self-interest threat मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंट हूँ एंड आई नो दैट आई वांट टू बी परमानेंट इन दैट कंपनी, पर उन्होंने बोला कि अगर आपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से नहीं प्रेजेंट किया और इफ यू हैव नॉट शोन 20% प्रॉफिट देन वी विल नॉट मेक यू परमानेंट, विल रिमूव यू. शिट, मेरा इंटरेस्ट है, अब मेरे खुद का ही फायदा है उसमें, तो आई माइट नॉट फॉलो दैट पिकॉक बिकॉज आई माई सेल्फ इज इंटरेस्टेड इन टू दैट थिंग. सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट है, मेरे खुद के ही फायदे का बात है, जिसकी वजह से देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट आई माइट नॉट फॉलो पिकॉक. सो द फर्स्ट थिंग इज पर्सनल फाइनेंशियल स्टेक हैविंग, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट और ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन क्लाइंट. अगर मुझे लगा कि शिट अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो माई पोजिशन इट इज एट अ रिस्क, तो हो सकता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है. फर्स्ट, द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट might influence my professional judgment. तो possibility है. Second is self-review threat. अब क्या हुआ? Let's say I am an accountant. Sorry, I am an auditor for example. तो let's say I am an accountant. तो मैंने क्या बोला ऑडिटर को कि भाई ऑडिटर
यूजुअली आप रिव्यू कर लो कि जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इस बार मैं पहली बार एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑडिटर आ रही हूँ कंपनी में, एंड मैंने ना क्या करा पता है, मैंने पिछले साल के जो फाइनेंशियल्स है मैंने देखे ही नहीं, मतलब मैंने ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा दैट व्हाटएवर द अदर person has did a perfect job. So do you think it's correct? No guys, I have to review, right? I have to review. अगर मैंने रिव्यू नहीं किया और मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया बच्चा, देन there can be some गड़बड़. Yeah, see, the threat that the professional accountant will not completely appropriately evaluate the results of the previous year के judgments. Previous year के judgments को मैं blindly follow कर रही हूँ कि other situations can be good at the point, so that might not be, or any activity performed by the accountant may not be properly there, on which the accountant will rely when forming a judgments. मीन्स आप जजमेंट्स पे रिलाई कर रहे हो, आप इसे समझो कि हाँ मे बी वो परफेक्ट है. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट. अगर आपने क्लियरली इन डिटेल उसको रिव्यू नहीं किया है तो देयर कैन बी अ ट्रबल, देयर कैन बी अ ट्रबल. देन गाइस वी हैव एडवोकेसी थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट मीन्स मतलब ऐसा है कि मैं वो मतलब मेरे जो एम्प्लॉयर है उस पर इतना ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ, इतना ज़्यादा है कि बस उन्हीं की वजह ऐसा होता है कि मैं बस गुनगान गाती रहती हूँ, बस मेरे क्लाइंट मतलब बस उनकी तारीफ के पूल काइंड ऑफ थिंग. सो एडवोकेसी थ्रेट मीन्स द थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इज ओनली गोइंग टू प्रमोट इट्स क्लाइंट और उन्हीं की पोजीशन, बस उन्हीं की तारीफ करते रहो or objective. So this can also be an advocacy threat. Means promoting a client's position so strongly that the independency is being lost. मतलब बस वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे, मतलब we are not like here to give our own professional, you know, maybe judgments. I'm just relying on what they are saying and just promoting them like that way. Familiarity threat मतलब अरे हमारे रिलेशन तो इतने पुराने हैं that you know 10 years we are, how can I give any kind of, or how can I go against them? That's a familiarity threat. Long relationships are there, so you might not do your work professional skepticism. You might think that oh shit, we are having a close connection, how can I go beyond? So that's a familiarity threat. This is due to long close relationship. You might have so much of sympathy with them, oh my god, that leads to mistakes. Lastly, intimidation threat. गलत रिपोर्ट किया ना, देख लेना, oh my god, pressure, moral pressure, I am having a fear, threats, coercion, something like that. सो दैट्स एन इंटिमिडेशन थ्रेट. अब शायद वो डर से भी हम शायद इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ना दे पाए. सो हियर लास्टली द थ्रेट दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी डिटेन्ड और रिमूव्ड because you know they might have moral pressure attempting to do so. This can be a situation. Yeah, just read it once. These are the 5 threats which might lead that you might not be in the position to actually work on what you really want to. Exams में कभी कभी guys a combined question comes. Yeah, a combined question comes that you are an ACCA and this things has happened. So आपको identify करना पड़ेगा like what are the threats, what are the actions that you are taking, and what all ACCA fundamental principles you have actually compromised on. So that's where guys it's 10 plus to 12 marks question guys. Yeah, on an easier topic. Please read this 5 points. Please read this 5 points. Please read these 5 points. Now, this isn't homework for you. This is a question that you all have to try. There are 5 pointers. Now you have to determine which thread it is hitting. 1, 2, 3, 4, 5. And if I want to see the answer, I just have to click on show. Threat of dismissal over a disagreement about the application of accounting principle. मतलब threat है that I'll be removed out if I am not agreeing with what accounting principles my head is following. तो मुझे डर है कि यार मेरे को निकाल दिया तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है ना वहाँ पे. So that will be known as guys self-interest threat or intimidation threat. Yes. Yeah. Second, stating publicly that my client's result have improved from the previous year before the audit is completed. मतलब audit complete हुआ भी नहीं है but मैं ऐसी मेरी client की information that's the best advocacy. Don't you think? I'm just telling गुणगान of my employee. Yeah मतलब क्या company like that way. Providing actuarial valuation from the audit client means sometimes I need to have the valuation properly done. So ये review का threat है, ये self review. Then guys, free use of the client's sporting facilities.
मतलब मुझे अगर मैंने अच्छे से रिपोर्ट किया तो मुझे क्लाइंट्स की अगर क्लाइंट का रिसोर्ट है तो मुझे वो सब फैसिलिटीज मिलेगी. सो माई ओन. सो इट्स लाइक सेल्फ इंटरेस्ट का या फैमिलियरिटी थ्रेट. एंड प्रेशर टू रिड्यूस फीस आपको करना ही पड़ेगा. दैट्स एन इंटिमिडेशन थ्रेट. So, Bacha, these can be certain threats which you can have a eye on. Just read it once. 5 threats to ethical compliances. 5 threats on ethical compliances. Yeah, you might have. Yes. Yeah. So again, if I go to the home page where we have learned 3 things. Can you see? Ethics, 5 fundamental principles which SCCS Code of Conduct has given. Then what are the threats that we have to apply on? Okay. Fine. Okay. Moving it next. Moving it next. Moving it next. Before I go towards the safeguard and ethics and a lot of other digital ages, yes, students, do you think that there is any kind of a doubt into it? Yeah. Before I go to safeguards and all, before I go to safeguards and all, I'm planning up to open the CBE practice platform. So past paper, I'll just open this. Past exam papers for you all. To really show you how it comes in the exam, the ethical portion. Yeah. I have certain questions also for us that maybe if you want, I'll show it in the next class. Yeah. I know for today, on the day when coming up with so many things is a bit tricky thing. Yeah, I know. On the day when I would have not shown, but it's okay, right? It's okay. Let's resume with this paper. Just come here. I told you we have it in section number B, right? Sorry, section number A, question number 2. You can see here. It's getting loaded. This is, I'll just go to previous. Okay, section A. This is question number 1. This is question number 2. Can you see here, bacha? Ethical issues. Describe issues with the system's report. So in the requirement, you will be getting 10 to 12 marks always a question. Can you see here? Using exhibit 1, discuss the ethical issues which is arising for the financial controller and the financial accountant. Your answer should be for proper, you need to outline the appropriate actions which you will be taking it to resolve the issues for 10 marks. And 2 marks are for professional markings will be there for writing what are the ethical principles and what are the actions taken for it. So this whole question is for 12 marks. Yes. So for this 12 marks, you have to read the exhibit number 1. So there is a company, Taco Company is a company which manufactures some computer parts. There are certain standards, and for that first ethical issue is there. I know you will not be able to read everything because here now there'll be another standards also which are taken into it. So I'll just, if you want, can just show you the answer for it. Okay, let's take it next. First, let's take it next. Okay, I'll just end the exam. I'll show you how to write. Okay, wait. Yeah, I think this was a paper, right? I'll just show you the marking. Yes. So at least you guys are getting an, an answer to. I'll just show it. Yeah. I'll just download the answer. Can you see here? I'll just go to answer number 2. Yeah. Can you see the ethics portion? Yes. Ethics. So here there are certain standards. With that it is being added. Okay. With that it is being added. But see, accountant have the responsibility to make it financial users, etc. To be useful, they should be blah, 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 blah. So what topic we have learned is this. So here it is being said, see here IS2, I have told now for 10 marks, they will merge with certain standards. Okay, this is being done wrong, this is being done right. So the financial accountant knows that some data is not correct. So it is a responsibility to, like if it is a responsibility to have an objectivity, means she should not be under some pressure. And she should, and here it shows in the question, it will be like that way that she is having a self-interest into it, which threatens, and not letting her decisions to be proper. So the financial accountant should argue with the person that she want to investigate and the other things, means what are the actions that she has to take it. Along with that, she has to understand that she is ignoring certain things, means she is not doing professional competency. Along with that, she is having a lack of integrity. Moreover, the less she is basically thinking only of our bonus. That means she has a self-interest to her objectivity.
In short, there will be certain questions and you have to merge with the ethics. So this is how the solutions are actually made. Okay. Not just in this one paper, guys, not just this one paper. You take any n number of papers, okay? Any n number of papers you take it. Okay. You will be getting in every question. I'm just closing it up. Okay. In every question, you will be getting it. I'm just going to some basic, uh, scene. Just a moment. Yeah. In the basic situations, yeah, you take any paper, okay? In any paper, when you take section number A, question number 2 will always be of ethics only, yeah, which will be merged with any standard, and you have to reply on that. So this is just the day one where we have learned about the paper pattern. We have learned the syllabus pattern. We have learned about like the way how we are going to, go it ahead with the whole syllabus. Yes. And moving it next, guys, for today, I am just planning to take this much. The rest, we are going to carry it forward. Guys, today is 8th of June 2026. So today we have just learned the initials. Tomorrow, as of tomorrow, on 9th June, we do not have any class, but we'll resume it by 10th of June. So every Monday to Friday, we will be having a class at 8 to 10 p.m. Today I'm trying to just leave, 10-15 minutes early for you all so that it is the first day to grasp everything we need some time. Students, I'm waiting for the chats. Yeah. Can I just come across the chats, please? I'll just wait for 2 minutes. Yeah. I'm just checking on with the conversations that we are having it. Because now and then, like I was just checking it, but I did not find anything. So let me just take a view. Yeah. Can we just see some chats? Are we all there? Yeah. Because I can see a lot of students are like watching it. So yeah. Like somewhere I saw 106 students, somewhere I saw like 93 students. So if you all are having any queries, if you all are having any doubts, please raise it. Yes. Hi students. Yeah, even I am over here. Yeah, please feel free. Because guys, this is the only way, yeah, that we all can communicate. We can like have one-on-one word with it. Yeah. Any doubts? Any doubts? Any doubts for today's session? Any doubts? No. Okay. Yeah. Oh, y'all can just ping me and hi also. Yeah, I would really appreciate, yes, to know. Yeah. Yes, yes, yes. Please, please, please. Yeah. So far, no messages. Nothing. Okay, as such, no doubts. Cool, cool, cool. If you all are having any doubts, yeah, from the next class, yeah, definitely feel free to, message. And yeah, for today, guys, we are just keeping it till here. That's all for the day. I think we are like, yeah, we have like discussed a lot of things. For the first day, I feel that we can keep it till here only. And from the next class, we will be just moving it from here itself. We'll continue it. Okay. Thank you so much, students. Thank you so much. Yes.